जय हिंद साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इससे संबंधित पहले हमें रॉयल एक्ट समझना होगा, रॉयल एक्ट सत्याग्रह समझना होगा, फिर हमारे समझ में आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से होता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल एक्ट है क्या, आखिरकार उसका उद्देश्य क्या था, रॉयल एक्ट में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये जो रॉयल एक्ट था वह हुआ था 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। यह विदेशों में 1917 में ही पारित हो चुका था, लेकिन जब भारत में यह पारित होता है तो 19 मार्च 1919 को होता है, और वह सर सिडनी की अध्यक्षता में। यह किसकी अध्यक्षता में होता है? तो सर सिडनी की अध्यक्षता में होता है। सर सिडनी इनकी अध्यक्षता में होता है। अब जो रॉयल एक्ट है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है क्रांति का दमन करना। क्रांति का क्या करना? दमन करना। क्रांति का दमन। क्रांति का क्या करना? दमन करना। सर रॉयल एक्ट कब हुआ? 19 मार्च 1919 को होता है। सर सिडनी की अध्यक्षता में होता है। उसका उद्देश्य क्या है? क्रांति का दमन करना। अब जो क्रांति का दमन करना, इसमें है क्या? रॉयल एक्ट की विशेषता क्या है? रॉयल एक्ट है क्या? तो जो रॉयल एक्ट है उसमें लिखा है कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी नो दलील, बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील। बिना अपील ये कानून था। इसमें क्या था कि बिना दलील के, बिना वकील के और बिना अपील के, यानी व्यक्ति को किसी एक स्थान पे एकत्रित जो व्यक्ति हैं उनको बिना किसी दलील के और बिना किसी वकील के और बिना किसी अपील के गिरफ्तार करके जेल में ठोक दिया जाता था। तो ऐसा था, लेकिन जब यह चल रहा था उस समय गांधी जी थे जिन्होंने रॉयल एक्ट सत्याग्रह से संबंधित, पहले मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हमें रॉयल एक्ट समझ में आना चाहिए। रॉयल एक्ट क्या था ये जो बता चुके हम कि इसका क्रांति का दमन करना था। यहाँ क्या था कि इसमें बिना किसी को पूछताछ के, बिना कोई वकील कौन कर सके, वो कोई कठिन अपील कौन कर सके, जिस प्रकार से हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, उस प्रकार से यहाँ इस कानून के तहत कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार का वकील नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की अपील नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार से अपना दलील नहीं कर सकता। तो ऐसा होने के बावजूद जो रॉयल एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी ने। किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया। गांधी जी ने स्टार्ट किया रॉयल एक्ट सत्याग्रह। कब स्टार्ट करते हैं? तो ये जो करते हैं 30 मार्च को दिल्ली में सरदानंद के द्वारा यहाँ स्टार्टअप हो जाता है, और करनादो इसके से स्टार्ट करते हैं। फिर आती है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को पूरे देशव्यापी में क्या हो जाती है? हड़ताल हो जाती है। पूरे देशव्यापी में क्या हो जाती है? हड़ताल हो जाती है। कहाँ हो जाती है? पूरे देश में। तो यहाँ जो 6 अप्रैल को क्या हो जाती है? देशव्यापी हड़ताल हो जाती है। क्या हो जाती है? देशव्यापी हड़ताल हो जाती है। और हड़ताल होने की वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया? 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को जेल में भेज दिया गया। अब जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह चल रहा था पूरे भारत में। सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था पंजाब। पूरे सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो वो था पंजाब। अब पंजाब था, पूरे सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र था पंजाब। और पंजाब में 9 अप्रैल को सत्याग्रह में जो होता है उसमें 9 अप्रैल को सत्यपाल व सैफुद्दीन कुचली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा क्या है? सत्याग्रह का केंद्र पंजाब है, और पंजाब के 2 ऐसे नेता है, कार्यकर्ता है, जिसे 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है? पूरे लोगों में हड़कंप मच जाती है। अब क्या होगा?
अगर जो मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए फिर क्या होगा। फिर हुआ कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल, अब 9 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल। अब आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को लोग वैसाखी का दिन था, वहाँ एकत्रित हुए। अब सोचने लगे कि क्या करेंगे। इस प्रकार से जब वैसाखी का दिन था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी यहाँ पे जलियांवाला में लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो 13 अप्रैल को ये घटना हो जाती है, जब उस समय भारत का जो वायसराय था वो था चेम्सफोर्ड। उस समय भारत का वायसराय कौन सा था? चेम्सफोर्ड था। अब चेम्सफोर्ड था। जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी तब पंजाब का गवर्नर था ओ डायर। कौन था? ओ डायर। ओ डायर था। ओ डायर ने क्या किया? आदेश दिया। किसको दिया? अब देखिए, जिस प्रकार से सबसे पहले हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री है अपने, फिर राज्य में मुख्यमंत्री है, फिर नीचे स्तर पे आते हैं। तो उसी प्रकार से जब वायसराय था चेम्सफोर्ड ने कहा ऐसा क्या हो रहा है, और उस समय पंजाब का जो गवर्नर था ओ डायर, क्योंकि घटना पंजाब की थी तो पंजाब में चल रहा था, तो उस समय पंजाब में ओ डायर ने आदेश दिए। किसको? अमृतसर का सेनापति था उस समय जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर था। इसको आदेश मिले किसके? ओ डायर के। ओ डायर के आदेश मिले तो इसने क्या किया? यहाँ पे गोलियां चला दी बिना किस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत, रॉयल एक्ट के तहत। यहाँ पे लोगों को पहले 4-5 मिनट कह सकते हैं कि इनको बोला गया, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। फिर वहाँ पे क्या हुआ? गोलियाँ चली। लगभग ऐसा 1600 करीब लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे कानूनी कार्रवाई के तहत लोगों की संख्या भी गलत बताई जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है, और वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन था। और भारत का वायसराय उस समय चेम्सफोर्ड था, पंजाब का गवर्नर ओ डायर था, और अमृतसर का जो सेनापति कह सकते हैं वो जनरल डायर था। अब देखिए क्या होता है, जब जनरल डायर के द्वारा यहाँ गोलियां चला दी जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है, हड़कंप मच जाती है। तो अब इसकी जो एक कमेटी बुलाई जाती है इस चीज़ की जांच करने के लिए कि रॉयल एक्ट जो अब जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा कांड हो चुका है, तो उसमें एक कमेटी बुलाई जाती है, जिसमें एक कमेटी होती है, उसका नाम होता है हंटर आयोग, जिसे हम बोलते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग। इस आयोग में क्या होता है? 3 तो अंग्रेज होते हैं, 3 अंग्रेज अधिकारी होते हैं और 5 अपने भारतीय अधिकारी कह सकते हैं। तो इसमें संख्या पूछी जाती है कितनी है? 8 है। कौन कौन है? 3 अंग्रेज लोग थे, 5 भारतीय थे, 8 थे। अब इनमें क्या होता है, इस कमेटी के आयोग, जब हंटर आयोग होता है, इसे जांच के, इस कमेटी को जांच के लिए बोला जाता है, तो कमेटी जांच करती है। तो अब इसमें जांच में क्या बोला जाता है? जांच में बोला जाता है कि 379 लोगों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था, 379 लोगों की हत्या नहीं होती है। करीबन 1600 लोग थे वहाँ पे एकत्रित, जो 300 से ज़्यादा है हत्या हुई थी। तो अब करेक्ट भी नहीं कह सकते। तो ये यहाँ पे जांच आयोग के अनुसार 389 लोगों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और जांच में जब आता है तो उधम सिंह, फिर इसके बावजूद उधम सिंह थे, उधम सिंह ने ओ डायर की क्या कर दी? हत्या कर दी 1940 में, 1940 को। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो सिस्टम थे। अब तो यहाँ पे कुछ एक अपने भारतीय, जिस प्रकार से गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, अपने रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रॉयल एक्ट से अपने भारतीयों की जो जान गई उससे बहुत बुरी दशा के अनुसार अपनी जो उपाधियां थी, जो उपाधियां दी गई थी, उनको वह उपाधि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उपाधियों को भी त्याग दिया। ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। और इससे रिलेटिव, क्योंकि पहले हमें रॉयल एक्ट समझना पड़ता है, फिर सत्याग्रह समझना पड़ता है और फिर ये समझ में आती है। तो आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।